हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अगस्त सेकेंड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अनाउंस किया है कि दो प्रोजेक्ट को मर्ज किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये दो प्रोजेक्ट को मर्ज किया गया है और इसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट। बराबर ना, राइट? इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग प्रोजेक्ट को मर्ज करने का जो ऑब्जेक्टिव है मिनिस्ट्री का, वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि बोथ प्रोजेक्ट को एक साथ में फंडिंग अलोकेट किया जाए। बराबर ना। और उसके अलावा एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट जो प्रोजेक्ट टाइगर के हैं उनको रीडेजिग्नेट किया जाएगा एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट। बराबर ना, राइट? इसके बारे में बात करते हैं। ये जो मर्जर हुआ है वो स्ट्रेंथन करेगा कंजर्वेशन ऑफ द बोथ द एनिमल्स। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो टाइगर को कंजर्व करने के लिए लॉन्च किया गया था, उसके 50 साल अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए थे। और प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए लॉन्च किया गया था, उसके भी 30 साल कंप्लीट हो गए हैं। बराबर ना। तो अभी तक ये दोनों प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग फंडिंग की जाती थी। बराबर ना। लेकिन अभी उस दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर एक साथ इक्वल मैनर में ध्यान रखा जाए, फंड अलोकेट किया जाए, इसके लिए यहाँ पे दोनों को मर्ज किया गया है। बराबर ना, राइट? और 2023-24 का जो बजट आया उसमें कंबाइंड बजट भी अनाउंस किया गया प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के ऊपर। बराबर ना। कितना अलोकेट किया गया? 331 करोड़ अलोकेट किया गया। बराबर ना। दिस रिप्रेजेंट अ डिक्रीज फ्रॉम द 2022 बजट। 2022 के बजट के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर को 300 करोड़ और प्रोजेक्ट एलिफेंट को 35 करोड़ अलोकेट किया गया था। और इस साल के बजट के अंदर कंबाइंड बजट कितना अलोकेट किया गया दोनों प्रोजेक्ट के लिए? 331 करोड़। बराबर ना, ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको बात की कि अभी प्रोजेक्ट टाइगर की 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया था अप्रैल के अंदर, और प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल कंप्लीट हुए 2022 के अंदर। बराबर ना, राइट? तो अभी दोनों को मर्ज किया गया है। 2011 के अंदर फॉर्मल प्लानिंग कमीशन ने प्रपोज किया था अ सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव टू मर्ज द 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इनटू वन, विच इंक्लूड द प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अंडर द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा प्रपोज किया गया था कि भाई ये 3 स्कीम को मर्ज करना चाहिए। बराबर ना, राइट? उसमें से 2 स्कीम को अभी जाके मर्ज किया जा रहा है। बराबर ना, राइट? तो न्यूज़ बड़ी सिंपल थी। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा मर्ज कर दिया है। प्रोजेक्ट टाइगर का मेन ऑब्जेक्टिव है टाइगर को कंजर्व करना, प्रोजेक्ट एलिफेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है एलिफेंट को कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना। और ये दोनों प्रोजेक्ट को कंबाइंड बजट अलोकेट करने के लिए, उसके ऊपर कंबाइंड मैनर में ऑब्जर्वेशन करने के लिए यहाँ पे ये दोनों को मर्ज किया गया है। और ऐसा प्रपोजल रखा गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा 2011 के अंदर। बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है ई केयर पोर्टल टू अवॉइड द डिलेज इन ट्रांसपोर्टिंग द ह्यूमन रिमेन्स। इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे जो इंडियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है मनसुख मांडविया, उनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है ई केयर। उसका फुल फॉर्म क्या है? ई क्लियरेंस फॉर आफ्टर लाइफ रिमेन्स। बराबर ना। ई केयर का फुल फॉर्म है ई क्लियरेंस फॉर द आफ्टर लाइफ रिमेन्स। नाम से ही पता चलता है इस पोर्टल का काम क्या होगा। यहाँ पे इस पोर्टल के ऊपर फॉरेन के अंदर जो हमारे भारतीय नागरिक रहते हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है फॉरेन के अंदर, तो उनकी जो डेड बॉडी को यहाँ पे भारत लाने की लेके आने की जो प्रोसेस है, उसमें जो टाइम लगता है ना, उसको कम करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। बराबर ना, राइट? नॉर्मली 7 से 8 दिन लग जाते हैं सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। अगर एक भारतीय नागरिक की मृत्यु फॉरेन में हो जाती है, अगर उसकी डेड बॉडी को अगर भारत में लाना है तो 7 से 8 दिन की प्रोसेस लग जाती है। और इस टाइम पीरियड को कम करने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए यहाँ पे
ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, ई केयर पोर्टल, बराबर ना। तो यहाँ पे इस पोर्टल के अंदर सभी जो स्टेक होल्डर्स है, मतलब ये एक भारतीय नागरिक की मृत्यु फॉरेन में हो जाए और वहाँ से उसकी डेड बॉडी को लाने के लिए यहाँ पे एयरक्राफ्ट पिक्चर में आता है कि भाई एयरलाइन के माध्यम से ये वो डेड बॉडी आएगी। वहाँ की जो देश में उसकी मृत्यु हो गई है वो देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उस पिक्चर में आती है, जो भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो पिक्चर में आती है। तो ये सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में इस सिंगल इंटरफेस के ऊपर लाया जाएगा, बराबर ना, राइट। और उसके अलावा एक डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाएगा हर एक देश के अंदर, बराबर ना, राइट, ताकि ये जो प्रोसेस है उसको हम और कन्वीनियंट बना सके, सिंपल, बराबर ना। और जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं ये पोर्टल को जो कंप्लाई कर रहे हैं, बराबर, ये सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को लीड कौन करेगा, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बराबर ना। तो ये जो ई केयर पोर्टल के ऊपर जितनी भी डिटेल्स होगी, बराबर, वो डिटेल्स को मैनेज कौन करेगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, बराबर, ध्यान में रखना है, ओके। अगर मैं ई केयर के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो इंश्योरिंग द यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द प्रोसेस विल रिमूव एनी सब्जेक्टिविटी दैट कुड बी अराइज फ्रॉम द इंडिविजुअल airport health organizations, बराबर ना। The airport health officer will perform the clearance through the email in collaboration with the transporting airlines, बराबर ना, ओके। अगर मैं बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ इस न्यूज़ के, तो पब्लिक हेल्थ क्लियरेंस ऑफ द डेड बॉडी या तो फिर ह्यूमन रिमेन्स क्लियरेंस ब्रॉट फ्रॉम अब्रोड इज नेसेसरी एज पर द इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1954 एंड इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005। तो जो फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कंट्री का व्यक्ति अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री में उसकी डेथ हो जाती है, बराबर ना, कोई दूसरी कंट्री के अंदर, तो उसकी डेड बॉडी को, उसके रिमेन्स को लाने के लिए कुछ क्लियरेंस चाहिए होता है। कौन से रूल्स के अंदर, इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1954 और इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 के अंडर में। द डिले इज कॉमनली ड्यू टू द नीड फॉर द डॉक्यूमेंट क्लैरिफिकेशंस इन्वॉल्विंग द ईमेल स्क्रूटिनिटी बाय मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एज वेल एज द डिस्क्रिपेंसी अराइजिंग फ्रॉम द वेरिंग इंटरनेशनल टाइम जोन्स। तो ये कुछ चीज़ों की वजह से जो डिले होता है उसको कंट्रोल करना है, बराबर ना। ओके, नॉर्मली जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बराबर, अगर एक डेड बॉडी को विदेशी ज़मीन से यहाँ पे लाना है तो डेथ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंडियन एम्बेसी। जो फॉर एग्जांपल उसकी डेथ US में हो गई तो इंडिया की जो US में एम्बेसी है उसके द्वारा NOC चाहिए, कैंसिल्ड पासपोर्ट कॉपी चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ द ह्यूमन रिमेन्स पैकेजिंग इन अकॉर्डेंस विद द WHO, बराबर ना, राइट। तो ये सब सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि फॉर एग्जांपल आपने एक बार रजिस्टर किया कि भाई अप्लाई किया कि भाई यहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, बराबर ना, जो फॉरेन में रहते हैं, बराबर ना, ओके, और उनको इंडिया में लाना है और फॉर एग्जांपल कोई भी इंडियन सिटीजन ने यहाँ पे अप्लाई किया इस पोर्टल के ऊपर, तो विद इन 48 आवर्स के अंदर ये सारी प्रोसेस का वेरिफिकेशन किया जाएगा, सिंपल, बराबर ना, ध्यान में रखना है। तो ई केयर पोर्टल अभी लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, बराबर। जो भारतीय नागरिक बाहर रहते हैं, बराबर, उनके रिमेन्स को, उनके लाइफ आफ्टर लाइफ रिमेन्स को यहाँ पे इजीली, कन्वीनियंटली और शॉर्ट टाइम के अंदर लाया जाए, इसके लिए, बराबर ना, ध्यान में रखना है, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि कैबिनेट ने भी अप्रूव किया है ₹1.39 लाख करोड़ फॉर द लास्ट माइल भारत नेट कनेक्टिविटी, पर हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडियन कैबिनेट ने अप्रूव किया 1.39 लाख करोड़ फॉर द लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्लान फॉर 6.4 लाख विलेजेस अक्रॉस द इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द भारत नेट प्रोजेक्ट, बराबर ना। तो सरकार ने भारत नेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और इस भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है और इस बार 6.4 लाख विलेजेस के अंदर लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे 1.39 लाख करोड़ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, बराबर ना। और ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर में है, भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर में, बराबर ना, ध्यान में रखना है।
ये जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी विल बी डिलीवर्ड बाय द स्पेशल पर्पस व्हीकल नेमली भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, बराबर ना। तो ये भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है पर्टिकुलर लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये संस्था के द्वारा ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये जो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है वो जॉइंट वेंचर है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड और विलेज लेवल इंटरप्रीनर्स, बराबर ना। तो ये विलेज लेवल इंटरप्रीनर्स मतलब जो विलेज लेवल के ऊपर जो इंटरप्रीनर्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, बराबर ना। तो ये BSNL और विलेज लेवल इंटरप्रीनर्स ने साथ में मिलके एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, बराबर ना। और ये स्पेशल पर्पस व्हीकल इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है, बराबर ना। ओके, this partnership is aimed to ensure the effective and efficient broadband connectivity reaching the grassroots level in the villages, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था भारत नेट प्रोजेक्ट ऑन 25 अक्टूबर 2011, one of the biggest rural telecom project in the world, implemented to all gram panchayats in India for providing the non-discriminatory access to the broadband connectivity to all the telecom service provider, बराबर ना। तो यहाँ पे भारत नेट प्रोजेक्ट को 2011 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भारत के सभी विलेजेस के अंदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेंसी बराबर ना ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए। और इसके लिए यहाँ पे ऑल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का ये मेन ऑब्जेक्टिव था, बराबर ना, राइट। और ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द भारत नेट प्रोजेक्ट। और अंडर द भारत नेट प्रोग्राम द गवर्नमेंट हैज सेट टू टारगेट प्रोवाइड अ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू द 2,50,000 ग्राम पंचायत बाय 2025, बराबर ना। तो ये जो 2011 में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था भारत नेट प्रोजेक्ट, बराबर ना, उसमें गवर्नमेंट ने क्या टारगेट सेट किया है कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत के अंदर 2025 तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर ले, सिंपल, बराबर ना। ओके, जो सिमिलर टू द प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज लाइक एयरटेल एंड जियो, गवर्नमेंट विल बी नाउ इन्वॉल्व द विलेज लेवल इंटरप्रीनर्स और उद्यमीज इन प्रोवाइडिंग द फाइबर कनेक्शन टू द होम्स, बराबर ना। किस तरीके से एयरटेल और किस तरीके से जियो ने अपने अपने एजेंट्स को, फॉर एग्जांपल गांव के अंदर कोई किराना की दुकान खोल के बैठा है, कोई पान की दुकान खोल के बैठा है, तो जियो और एयरटेल ने क्या कर दिया, उन लोगों को एजेंट बना दिया है, उनके माध्यम से वो गांव में अपना बिजनेस कर रहा है, बराबर ना। तो उसी तरीके से भी गवर्नमेंट भी इस प्रोजेक्ट के अंडर में जो विलेज लेवल इंटरप्रीनर्स होते हैं, लाइक जो उद्यमी जो ऐसे दुकान वाले होते हैं, उनको एजेंट बना के, बराबर ना, उनके थ्रू ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाएगी, सिंपल। और दिस विल बी डन ऑन द 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट 2.5 लाख जॉब्स इन इंडिया, बराबर ना। उसके माध्यम से जो गाँव विलेज लेवल इंटरप्रीनर्स हैं उनकी रेवेन्यू भी बढ़ेगी, सिंपल। Under the modernized model, the government will bear the cost of taking the infrastructure to the home। जो फॉर एग्जांपल जो D2H जो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, जो सैटेलाइट्स को कनेक्ट करने के लिए, सैटेलाइट सिग्नल्स को कनेक्ट करने के लिए जो डिश होती है, बराबर ना, वो ऐसा टाइप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा कौन करेगा, गवर्नमेंट। या और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने का खर्चा, उसको ऑपरेट करने का खर्चा कौन करेगा, वो विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर करेगा, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, और ये एक्चुअली थर्ड पैकेज है जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है ये भारत नेट प्रोजेक्ट के अंडर में। तो 2017 में पहली बार टोटल फंडिंग ऑफ द भारत नेट प्रोजेक्ट वो अप्रूव किया गया था 42,068 करोड़ रुपया, बराबर ना। 2021 के अंदर फिर 19,041 करोड़ रुपये अप्रूव किया गया था, जो PPP मॉडल के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर में अप्रूव किया गया था। और अभी 1.39 लाख करोड़ रुपया अप्रूव किया गया है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ पर अच्छे समझ में आया होगा। भारत नेट प्रोजेक्ट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है BSNL और विलेज लेवल इंटरप्रीनर्स का, बराबर। उसके द्वारा ये प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। 1.39 लाख करोड़ रुपीज़ अलोकेट किए गए हैं, बराबर ना, ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली PM मोदी ने लॉन्च किया भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश, एक क्राफ्ट रिपोजिटरी पोर्टल ऑफ द टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट, उसके बारे में बात करते हैं। तो
तो पीएम मोदी ने लॉन्च किया एक ई पोर्टल भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश और रिपोजिटरी ऑफ द टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट डेवलप्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इन कोलाबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, बराबर ना। तो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश। ये पोर्टल को डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इन कोलाबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो यहाँ पे इस पोर्टल के ऊपर जो रिपोजिटरी है किसकी, टेक्सटाइल और क्राफ्ट, बराबर ना, जो जाने माने वीवियर्स के द्वारा जो टेक्सटाइल और क्राफ्ट बनाए गए हैं, बराबर ना, उनको यहाँ पे इस पोर्टल के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा। दिस लॉन्च वॉज मेड ड्यूरिंग द 9th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेशन एट द प्रगति मैदान दिल्ली विच वॉज प्रीसाइडेड ओवर बाय द पीएम, बराबर ना। तो ये जो लॉन्चिंग हुआ नेशनल हैंडलूम डे के ऊपर हुआ, बराबर ना। द इवेंट वॉज होस्टेड जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ MSME और इट वॉज अटेंडेड बाय द ओवर 3000 वीवियर्स एंड आर्टिजियंस फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, बराबर ना। ओके, और उसके अलावा जो नेशनल हैंडलूम डे के ऊपर इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेशनल हैंडलूम डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं और 2015 से हम सेलिब्रेट करते हैं, बराबर ना, टू हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द हैंडलूम वीवियर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ जर्नी ऑफ द इंडिया, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस टेक्सटाइल और क्राफ्ट रिपोजिटरी ई पोर्टल के बारे में बात करूँ तो ये जो ऑनलाइन रिपोजिटरी इज़ वन ऑफ द काइंड नॉलेज प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स द हिस्ट्री, present status and future development of the textile, clothing and related craft. It offers access to the vast database of the research papers, case studies, dissertations and doctoral theses in these areas, serving as a comprehensive resource for the information of the new development and current events in the textile and craft, बराबर ना। तो इस रिपोजिटरी ई पोर्टल के अंदर न केवल क्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स हो गए, बराबर ना, लेकिन वो उनके रिगार्डिंग रिसर्च पेपर, केस स्टडीज़, बराबर ना, राइट। तो ये सब जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, बराबर ना। ओके, और इसी इवेंट के दौरान पीएम के द्वारा इनोग्रेट किया गया एक स्पेशल 3-day एग्जीबिशन ऑफ द हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एंड खादी प्रोडक्ट्स बाय अवॉर्डी वीवियर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, प्रोड्यूसर कंपनीज एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बराबर ना। ओके, और 2 फिल्म भी शोकेस किया गया इस इवेंट के दौरान, संगठन से सफलता, बराबर ना, और खादी फॉर फैशन, बराबर ना। ये 2 फिल्म को भी शोकेस किया गया, बराबर ना। ओके, उसके अलावा टू रेज द अवेयरनेस अमंग द यंग ऑडियंसेस अबाउट द इंडियाज हैंडलूम सेक्टर, a 2-week educational initiative at the National Craft Museum was organized, बेनिफिटिंग ओवर 10,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम 75 स्कूल्स, बराबर ना। तो इंडिया के जो यूथ हैं उनको हमारे हैंडलूम सेक्टर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कुछ एग्जीबिशन टाइप का भी रखा गया था नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम के अंदर, बराबर ना, ताकि, और वहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, बराबर ना। ओके, तो एक पोर्टल लॉन्च किया गया, भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश पोर्टल एक रिपोजिटरी पोर्टल है जहाँ पे क्राफ्ट और आर्टिज जो टेक्सटाइल जो है, बराबर, जो बड़े बड़े जाने माने वीवियर्स के द्वारा जो बनाए जाते हैं, बराबर ना। ओके, उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा, बराबर। उसके अलावा जो इस सेक्टर के अंदर जितना भी रिसर्च हो रहा है, जो केस स्टडीज़ है, बराबर ना, जो रिसर्च पेपर है, उसको भी डिस्प्ले किया जाएगा ताकि इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाए, सिंपल, बराबर ना। ओके, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रैंक दिया है इंडिया को 18th इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। इसके बारे में बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, द एनुअल फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फीचरिंग द की डेटा ऑन ग्लोबल ट्रेड इन मर्चेंडाइज एंड कॉमर्शियल सर्विसेज, India is ranked 18 among the leading exporters in the world merchandise trade. मर्चेंडाइज ट्रेड के मतलब जो बिजनेस टू ट्रेड होता है, बराबर ना। अगर मैं सर्विस को काउंट ना करूँ, जस्ट मैन्युफैक्चरिंग को काउंट करूँ, उसको बोलते हैं मर्चेंडाइज ट्रेड, बराबर ना, राइट।
तो ये जो मर्चेंडाइज ट्रेड के अंदर जो एक्सपोर्टर की अगर बात करें तो दुनिया में 18th नंबर पे आया है इंडिया, बराबर ना। और इंडिया इज रैंक 9th अमोंग द मर्चेंडाइज इंपोर्टर्स। अगर मैं इंपोर्ट की बात करूँ तो 9th नंबर पे है, और एक्सपोर्ट की बात करो, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करो तो 18th नंबर पे है। ऐसा कौन बोल रहा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर मैं जो दुनिया के टॉप 3 एक्सपोर्टर की बात करूँ तो सबसे ऊपर चाइना है, यूएसए है और जर्मनी है। और टॉप 3 इंपोर्टर की बात करूँ तो सबसे ऊपर यूएसए है, चाइना है और जर्मनी है, ध्यान में रखना है, बराबर, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बराबर ना। ओके, बराबर। ओके, अगर मैं सर्विस सेक्टर की अगर बात करूँ तो इंडिया इज रैंक ग्लोबली 7th अमोंग द एक्सपोर्टर्स एंड 9th अमोंग द इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड इन कॉमर्शियल सर्विसेज 2022, बराबर ना। तो सर्विस सेक्टर में इंडिया ने 206% इंक्रीज़ किया है सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट के अंदर, बराबर ना। तो बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है, राइट। ओके, यहाँ पे टेबल के माध्यम से दुनिया के अगर मैं टॉप 3 एक्सपोर्टर की बात करूँ तो चाइना, यूएसए और जर्मनी, और इंडिया का 18th नंबर है। और टॉप 3 इंपोर्टर की बात करूँ तो यूएसए, चाइना और जर्मनी, बराबर ना। और इंडिया का 9th नंबर है मर्चेंडाइज इंपोर्टर के बारे में, बराबर ना। और सर्विस के बारे में, सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? यूएसए, यूके सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे चाइना है, और इंडिया का 7th नंबर है, बराबर ना। और अगर मैं सर्विस सेक्टर के इंपोर्ट के बारे में बात करूँ तो यूएसए सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी करवाता है, सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे जर्मनी, और इंडिया का 9th नंबर है, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हर साल रिपोर्ट लॉन्च करता है, तो ये जो 2023 का जो रिपोर्ट था वो प्रेजेंट किया रिसेंट ट्रेंड इन द इंटरनेशनल ट्रेड, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी एंड द सप्लाई चेन, along with the data on economic developments like the GDP, commodity prices, exchange rate fluctuations. Data cover the trade in the goods and services broken down by the geographical origin, main product groups and the sectors. तो यहाँ पे ये रिपोर्ट के अंदर जो डेटा है न केवल जीडीपी ग्रोथ दिखा रहा है, न केवल कमोडिटी प्राइसेस दिखा रहा है, न केवल एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस दिखा रहा है, लेकिन ये डेटा गुड्स एंड सर्विसेज को उसने सेपरेट किया है जियोग्राफिकल ओरिजिन के हिसाब से, मेन प्रोडक्ट ग्रुप्स के हिसाब से और सेक्टर्स के हिसाब से, बराबर ना, राइट। और ये रिपोर्ट कौन लॉन्च कर रहा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान में रखना है। ओके, अगर मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो उसके डायरेक्टर जनरल कौन है फ्रेंड्स? एंगोजी ओकोंजो, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्वीडन के अंदर, और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1995 के अंदर, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च किया इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज, प्रपोज्ड ब्राउजर टू हैव कटिंग एज फीचर्स, बराबर ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज, open challenge competition for the Indian technology enthusiasts to create an ingenious web browser with the advanced security features. मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, जो अभी जो वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ का है, हमको हमारा इंडियनियस वेब ब्राउज़र यूज़ डेवलप करना है विद द एडवांस सिक्योरिटी, राइट। इसके लिए एक कंपटीशन टाइप का लॉन्च किया गया है, एक चैलेंज टाइप का लॉन्च किया गया, उसका नाम है इंडियन वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज। और ये चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस चैलेंज के एम के बारे में बताऊँ to motivate and empower the technology enthusiasts, innovators and developers from India to create the web browser with an inbuilt CCA India root certificate, एक advanced features and strong scrutiny and data privacy measures, right। टोटल 18 एंट्रीज़ को सिलेक्ट किया जाएगा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उसमें से 18 पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। सेकेंड राउंड के अंदर इसमें से 8 पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, फिर एंड अ फाइनल राउंड टू डिटरमाइन द विनर, फर्स्ट रनर अप एंड सेकंड रनर अप, बराबर ना। ओके, और थ्रू आउट द चैलेंज पार्टिसिपेंट्स को टेक्निकल मेंटरशिप मिलती रहेगी, बराबर ना, इस चैलेंज के अंदर। और जो भी विनर रहेगा उनको 1 करोड़ रुपये का प्राइज़ मनी दिया जाएगा, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ब्राउज़र की कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए? जो ब्राउज़र यहाँ पे डेवलप करने की बात चल रही है,
तो ब्राउजर्स की फोकस विल बी ऑन एक्सेसिबिलिटी एंड यूजर फ्रेंडलीनेस, including the support for the individuals with the different abilities. It will also offer the capability to digitally sign documents using the crypto token, enhancing the secure transactions and digital interactions. बराबर ना, तो ऐसी कैपेसिटी वाला ब्राउज़र को डेवलप करना है, सिंपल. ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा. बराबर, जस्ट एक चैलेंज लॉन्च किया गया है कॉम्बिनेशन टाइप का, इंडियन वेब ब्राउज़र डेवलप करना है. इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा. बराबर ना, सिंपल. हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, क्या अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है निराक्षी को. बराबर नाम, उसके बारे में बात करते हैं. निराक्षी क्या है उसके बारे में देखते हैं. तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. उसने लॉन्च किया निराक्षी आइज इन द वाटर. निराक्षी का एक्चुअल में काम क्या है, आइज इन द वाटर की तरीके से वो काम कर रही है. इंडियाज फर्स्ट ऑफ इस काइंड इंडिजिनियस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल टू डिटेक्ट द माइंस. जो कोलकाता वेस्ट बंगाल में ये जो गार्डन रिसर्च सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का जो प्लांट है बराबर ना, उसके अंदर ये इसको लॉन्च किया गया. ओके, न्यूज़ की हाईलाइट को अगर मैं रिवाइज करूँ, निराक्षी आइज इन द वाटर, उसका काम है जो पानी के अंदर जो माइंस है उसको डिटेक्ट करने का उसका काम है. बराबर ना, और ये इंडिया का पहला इंडिजिनियस अंडर वाटर ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को डेवलप किया गया है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा. बराबर ना. ओके, इट इज़ डेवलप्ड थ्रू द कोलाबोरेशन बिटवीन द कोलकाता बेस्ड वॉरशिप मेकर गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड एंड माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंटिटी एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड. इन दोनों कंपनीज के कोलाबोरेशन के द्वारा इसको बनाया गया है. बराबर ना. ओके, अगर मैं निराक्षी की बात करूँ तो इट हैज़ अ एंडोरेंस ऑफ 4 hours एंड कैन गो अप टू 300 meters deep. It can be deployed across the coastal waters for ensuring the safety of the coast. Currently, Nirakshi is equipped with the mine detection capability. So the objective is to also facilitate the mine disposals in the future. बराबर ना. Nirakshi can be perform the various tasks including the mine detection, mine disposal and underwater surveying. बराबर ना. तो इंडिया का पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है जो इंडियन एशिया में डेवलप किया है गार्डन रिसर्च सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा. बराबर ना, ध्यान में रखना है. ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, आरबीआई की बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी अभी लॉन्च की गई है अगस्त और सितंबर महीने के लिए. बराबर ना, उसके बारे में बात करते हैं. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया Monetary Policy Committee met on August 8 to 10 and released the Monetary Policy Statement. A resolution of the Monetary Policy Committee इसको रिलीज़ किया. और इस Monetary Policy Committee के द्वारा इंडिया का जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो फोरकास्ट किया गया है फाइनेंशियल 2024 के लिए, 2023-24 के लिए कितना फोरकास्ट किया गया है, 6.5%. बराबर, ध्यान में रखना है. और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी वो इस साल की इस फाइनेंशियल ईयर की 3rd मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग थी. बराबर ना, आफ्टर द अप्रैल एंड जून. और इस बार का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो ये 3rd मीटिंग का जो फोकस था, बराबर ना, टू प्रायोरिटाइज द विड्रॉल ऑफ द अकोमोडेशन टू गाइड द इन्फ्लेशन टुवर्ड्स द टारगेट ग्रेजुअली वाइल साइमल्टेनियसली सपोर्टिंग द ग्रोथ. बराबर ना. तो इस बार का भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो अकोमोडेशन कोविड के दौरान जो दिया था, जो लोगों को सस्ती दर के ऊपर लोन देके लोगों के हाथ में पैसे कर दिए थे, उस पैसे को खींचना, इस बार भी सेम ऑब्जेक्टिव से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड किया है. बराबर ना. ओके, अगर मैं आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स के बारे में बात करूँ, बराबर ना, तो रेपो रेट कितना मेंटेन किया है, 6.50%. रिवर्स रेपो रेट 3.35%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75%, बैंक रेट 6.75%, कैश रिजर्व रेशियो 4.50% और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%. बराबर ना. ओके, और एक बार में तुरंत क्विक मैनर में ये सभी रेट्स क्या होते हैं उसके बारे में समझा देता हूँ. चलो, अगर मैं रेपो रेट की बात करूँ फ्रेंड्स, रेपो रेट की, तो रेपो रेट के अंदर फॉर एग्जांपल एक बैंक है
और एक आरबीआई है। ओके, अभी अगर बैंक को कैश की रिक्वायरमेंट है तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई को बोलेगा कि मैं आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रख रहा हूँ, उसके बदले में आपको मुझे कैश देना है। तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे तो रखेगी और जितनी अमाउंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रखी है उतनी ही अमाउंट के कैश को बैंक को एज ए लोन देगा। और इसके लिए आरबीआई बैंक के पास से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट, जो अभी 6.50% रखा गया है, जो कोविड के टाइम पे 4% हुआ करता था, बराबर ना। तो अभी बैंकों के लिए जो लोन आरबीआई से मिलता है वो कितने परसेंट पे मिलता है, 6.50%। ओके, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट यहाँ पे उल्टा होता है कि बैंक के पास सरप्लस पैसा पड़ा होता है, कैश के फॉर्म में सरप्लस पैसा पड़ा होता है, बैंक उसको आरबीआई के अंदर जमा करते हैं, बैंक उसको आरबीआई के अंदर जमा करती है। अभी ये बैंक ने अपना डिपॉजिट आरबीआई के अंदर जमा किया तो आरबीआई उसके बदले में बैंक को क्या प्रोवाइड करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन उसके सामने जितना पैसा बैंक ने आरबीआई के अंदर डिपॉजिट किया है उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी आरबीआई बैंक को प्रोवाइड करेगा, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट के अंदर दो बेनिफिट है। रिवर्स रेपो रेट के अंदर एक तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है आरबीआई के अंदर पैसा डिपॉजिट करने का, उसके अलावा उतने अमाउंट की आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी मिलती है, बराबर ना। तो अभी रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है, 3.35%। ओके, और रिवर्स रेपो रेट जैसा ही काम है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट का, एसडीएफ रेट का। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में भी सेम होता है कि बैंक के पास सरप्लस पैसा पड़ा है वो आरबीआई के अंदर जमा कर लेगा और आरबीआई उसके बदले में यहाँ पे बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। कितना प्रोवाइड करता है, 6.25%। ओके, लेकिन ये रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ के बीच में डिफरेंस क्या है, तो रिवर्स रेपो रेट के अंदर आरबीआई बैंक को पैसे के बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो प्रोवाइड करती ही है लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। लेकिन एसडीएफ के अंदर आरबीआई बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती, मात्र रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, बराबर ना। एक्चुअल में गवर्नमेंट सिक्योरिटी देश का एक एसेट होता है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो देख के बाहर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देश को लोन देती है, वो फॉरेन एक्सचेंज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर फॉर एग्जांपल किसी बैंक ने अपना सरप्लस डिपॉजिट के लिए पैसा आरबीआई के अंदर जमा किया और बैंक ने जस्ट इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उसके बदले में हमारी तिजोरी में से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खाली हो जाती है, बराबर, उसके माध्यम से हमको बाहर से लोन नहीं मिलते। तो आरबीआई ने बोला कि अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी न लेके अगर आप जस्ट मात्र रेट ऑफ इंटरेस्ट ही लोगे तो हम आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से अपना पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, अगर आप एसडीएफ के माध्यम से आपका पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तो हम आपको कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, 6.25%, लेकिन हम आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं देंगे अगर आप एसडीएफ सिलेक्ट करोगे तो। लेकिन अगर आप रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से जाना चाहते हो तो आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा 3.35%, लेकिन आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी मिलेगी, बराबर ना। ओके, तो अभी बैंक एसटीएफ की जगह पे रिवर्स रेपो क्यों चूज़ करेगा, अगर उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो चूज़ करेगा, अगर उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं तो वो कौन सा रेट चूज़ करेगा, एसटीएफ रेट, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, अभी ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो बैंक के पास जितना भी कैश पड़ा होता है, बराबर ना, उसमें से कुछ परसेंट उसको आरबीआई में जमा करना होता है, लेकिन यहाँ पे आरबीआई उसके बदले में उसको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करती। तो जो फॉर एग्जांपल बैंक के पास 100 रुपया पड़ा है, बराबर ना, तो उसमें से उसको 4.50 रुपीज़ कैश के फॉर्म में आरबीआई में जमा करना होता है। और एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो फॉर एग्जांपल बैंक के पास 100 रुपया पड़ा है तो उसमें से बैंक को 18% है ना उसके खुद के पास ही अलग रखना पड़ता है। किसके फॉर्म में, तो कैश के फॉर्म में भी चलेगा, गोल्ड के फॉर्म में भी चलेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में भी चलेगा, लेकिन ये 18% बैंक को जितना भी पैसा उसके पास पड़ा है, बराबर ना, उसका 18% बैंक को ये एसएलआर के फॉर्म में अपने पास रखना होता है और कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना होता है, बराबर ना। मतलब
22.50% पैसा तो रिजर्व रखना पड़ता है बैंक को, और उसके बाद जो पैसा बचता है उसका वो लोन दे सकता है, बराबर ना, सिंपल। ओके, अभी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, MSF रेट, उसके बारे में बात करते हैं। तो MSF की अगर बात करूँ तो MSF और रेपो रेट के बीच में क्या डिफरेंस है? तो फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको बताया कि कैश रिजर्व रेशियो कितना मेंटेन करना होता है, 4.50%, और SLR कितना मेंटेन करना पड़ता है, 18%, बराबर ना। ओके, अभी फॉर एग्जांपल कोई मुकेश अंबानी टाइप का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कोई बैंक के पास लोन लेने के लिए आया, बराबर ना, और बैंक के पास पड़ा है फॉर एग्जांपल अभी 500 करोड़ रुपया पड़ा है, और मुकेश अंबानी को लोन चाहिए फॉर एग्जांपल 600 करोड़ का लोन चाहिए, कितना करोड़ का, 600 करोड़ का, बराबर ना। तो फॉर एग्जांपल ऐसे एक आइडियल सिचुएशन मान लेते हैं कि बैंक ने अपना सारा पैसा 500 करोड़ जो उसके पास पड़ा है कैश के फॉर्म में, बराबर ना, वो मुकेश अंबानी को लोन पे देना चाहती है, लेकिन उसको कितना चाहिए पैसा, 600 करोड़। तो बाकी का 100 करोड़ का भी वो बैंक बंदोबस्त करेगी, बराबर ना। कैसे? क्योंकि इतना बड़ा कस्टमर है, वो जाने नहीं देगी, सिंपल। तो बैंक क्या करेगी, अपने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जो अपने कागजी फॉर्म में जो एसेट्स है ना, बराबर ना, उसको कन्वर्ट करेगी कैश के फॉर्म में, बराबर ना, क्योंकि अल्टीमेटली उसको 100 करोड़ का बंदोबस्त करना है, सिंपल, बराबर ना। ओके, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये सब कागजी फॉर्म में जितने भी उसके पास एसेट्स हैं, बराबर, वो सभी मिला के अगर मैं कंसिडर करूँ, बराबर ना, बैंक को एडिशनल चाहिए 100 करोड़ रुपया, और ये सभी कागजी एसेट्स का अगर मैं सम करूँ तो फॉर एग्जांपल वो मात्र 70 करोड़ के हैं। कितने हैं? 70 करोड़, बराबर ना। फॉर एग्जांपल बैंक ने जो भी पैसा अभी तक बफर किया था 18% और 4.50%, बराबर कितना, 22.50%, बराबर ना। तो 22.50% तो पैसा बैंक ने बफर कर दिया था। बाकी का पैसा, उसमें से जो पैसा कैश में था वो कितना अवेलेबल था बैंक के पास, 500 करोड़ रुपया अवेलेबल था। लेकिन जो कैश में नहीं है वो ऐसा कितना पैसा अवेलेबल है बैंक के पास, फॉर एग्जांपल 70 करोड़ रुपीज़, बराबर ना। तो अभी कितने करोड़ बाकी बचे, 30 करोड़। तो बैंक ने ये 30 करोड़ का भी इंतज़ाम करना होगा, और ये 30 करोड़ का इंतज़ाम बैंक कहाँ से करेगी, तो उसने जो SLR में जो अपना बफर पैसा रखा है उसमें से वो पैसा का इंतज़ाम करेगी, बराबर ना, उसमें से वो पैसे का इंतज़ाम करेगी। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर बैंक नॉर्मल जो उसकी सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो नॉर्मल उसके कागजी दस्तावेज हैं, अगर उसके माध्यम से पैसा को कैश में कन्वर्ट करना चाहती है RBI के पास से, तो RBI उसको लोन देगा, कौन सा रेट के ऊपर, रेपो रेट के ऊपर। लेकिन वो सब पैसा ख़त्म हो गया और बैंक अपने SLR में रखे हुए एसेट्स को यूज़ करके RBI के पास से पैसा लेना चाहती है, तो RBI थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा उसके पास से, और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बोलते हैं, बराबर। और कितना होता है वो, 6.75%, बराबर ना। और ये रेपो रेट और MSF रेट के माध्यम से मैक्सिमम 14 डेज़ का लोन मिल सकता है बैंक को RBI की तरफ से, बराबर ना, राइट। ओके, और अगर आपको एक बैंक को 14 डेज से 1 साल तक का लोन चाहिए तो वो कौन से रेट से ले सकता है RBI के पास से, बैंक रेट से ले सकता है, 6.75% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, बराबर ना। तो आपको आई थिंक ये सभी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। उसके अलावा इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो भी 5.4% रखा गया है, बराबर ना। जो फाइनेंशियल 2024 के अंदर कितना इन्फ्लेशन रहने वाला है उसका टारगेट है 5.4%। और जो RBI ने क्या लिमिट सेट किया है कि जो इन्फ्लेशन होना चाहिए वो 4 से ±2 होना चाहिए, मतलब मिनिमम 2 से 6% होना चाहिए, बराबर ना। तो अभी ये टारगेट कितना रखा गया RBI के द्वारा, 5.4% रखा गया है, बराबर ना। ओके। उसके अलावा RBI के द्वारा बैंकों को क्या बोला गया है कि भाई आपको है ना, आपको अगर पता हो फ्रेंड्स कि 30 सितंबर इज़ अ लास्ट डेट टू डिपॉजिट 2000 रुपीज़ बैंक नोट्स, बराबर ना। 2000 रुपये का जो नोट है वो लीगल एंटिटी रहेगा, लीगल टेंडर रहेगा 30 सितंबर तक। तो अभी क्या हो रहा है, बैंकों के अंदर डिपॉजिट्स बढ़ रही है, बढ़ रही है क्योंकि लोग अपने जो 2000 रुपीज़ के नोट्स है वो बैंक के अंदर डिपॉजिट करने के लिए ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, बराबर ना, राइट। और लगभग 3.14 लाख करोड़ वर्थ रुपीज़ की 2000 रुपीज़ की नोट्स बैंक के अंदर डिपॉजिट हुई है, बराबर ना। ये जुलाई 31 तक अगर मैं बात करूँ तो 88%
तो डिपॉजिट हो गई है, अभी 12% और होने की बाकी है। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई आरबीआई के कोई डिसीजन की वजह से बैंक्स के अंदर डिपॉजिट ज़्यादा होता है, तो बैंकों को बोला जाता है कि भाई आपको ये कुछ समय के लिए कैश रिजर्व रेशियो है ना, वो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो 10% मिनिमम रखना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने इस बार ये महीने जुलाई महीने के अंदर फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपया डिपॉजिट करवाएं कैश रिजर्व रेशियो के माध्यम से आरबीआई के अंदर, तो आपको अगस्त महीने के अंदर मिनिमम 110 करोड़ तो करवाने ही पड़ेंगे, बराबर ना। ये आरबीआई क्यों बोल रहा है, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन है कि बैंक के अंदर डिपॉजिट ज़्यादा हो रही है, बराबर ना, और ये पैसे को वापस खींचना है मार्केट में से, सिंपल, बराबर ना, इसके लिए। ओके, उसके अलावा यूपीआई लाइट आप सभी को अभी पता चल गया होगा यूपीआई लाइट क्या है फ्रेंड्स। तो ऑफलाइन मैनर में विदाउट इंटरप्शन ऑफ बैंक सर्वर, विदाउट हेजिटेंसी ऑफ कि सर्वर काम करेगा कि नहीं करेगा, बराबर ना। अगर आपको सीमलेस मैनर में ऑफलाइन विदाउट यूज़ ऑफ इंटरनेट अगर पैसे को ट्रांसफ़र करना है स्मॉल अमाउंट को, तो इसके लिए आरबीआई के द्वारा एक फीचर लॉन्च किया गया था यूपीआई लाइट, जो एक्चुअली एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये यूपीआई लाइट के माध्यम से आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है, एक वॉलेट होता है यूपीआई लाइट फैसिलिटी के अंदर, क्या होता है, एक वॉलेट होता है जहाँ पे आप एक समय में मैक्सिमम 2000 रुपीज़ को स्टोर कर सकते हो, और ये 2000 रुपीज़ में से आप एक समय में अभी तक 200 रुपया ट्रांसफ़र कर सकते थे। एक ट्रांजेक्शन मैक्सिमम कितने रुपए का हो सकता था, 200 रुपये का, लेकिन वो लिमिट बढ़ा कर भी कितने रुपये की कर दी है, 500 रुपये की कर दी है, बराबर ना, राइट, ध्यान में रखना है। ओके, तो आरबीआई ने भी रेस किया पेमेंट लिमिट वाया यूपीआई लाइट टू ₹500 फ्रॉम द ₹200, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, उसके अलावा आरबीआई के द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया है कि जो हमारा आरबीआई का जो इनोवेटर हब है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, is developing a digital public tech platform to facilitate the easy lending by providing the necessary digital data to the lenders, बराबर ना। तो जो लैंडर्स है, जो लोन दे रहे हैं, वो ऑनलाइन पूरा प्रोसेस 100% लोन ऑनलाइन दे सके, उसके लिए उनको जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो कौन डेवलप कर रहा है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो आरबीआई की सब्सिडरी है, बराबर ना, वो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करी है, डिजिटल पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है, बराबर ना, और ये डेवलप कर रही है। और अगर ये डेवलप हो जाएगा उसके बाद लेंडर्स इजीली लोन दे पाएंगे डिजिटल मैनर में 100% पेपरलेस फॉर्म में, बराबर ना, सिंपल। अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करूँ, जो ये रेपो रेट्स वगैरह डिसाइड करते हैं, तो टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। उसके चेयरमैन को शक्तिकांत दास, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, वो उसके चेयरमैन होते हैं। उसके अलावा 6 मेंबर होते हैं, डॉक्टर शशांक भिड़े, डॉक्टर असीमा गोयल, जयंत वर्मा, राजीव रंजन, माइकल पात्रा, और ये कमेटी को चेयर कौन करता है, शक्तिकांत दास, बराबर ना। ओके, अगर मैं आरबीआई की बात करूं फ्रेंड्स, तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, डेप्यूटी गवर्नर से माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर एंड स्वामीनाथन जानकी रामन, बराबर ना। ओके, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को हुआ, और हेडक्वार्टर कहाँ पे उसका, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, बराबर ना। ओके फ्रेंड्स, आज की तमाम न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।